निपटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे कई सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी करेंगे जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पंच प्रण की घोषणा आज 3 चरणों में जारी होगा चुनावी घोषणा पत्र। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी ने कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने भ्रष्टाचार पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय में समर्थकों के साथ दिया धरना। और शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। लाहौर नगरी जमशेदपुर में कई पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुले। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे राज्य के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। केंद्र सरकार के इस तोहफे से 9 करोड़ 40 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत पूरी की गई 7,516 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। साथ ही लगभग 9,200 FPO राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इधर प्रधानमंत्री ने शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में वाशिम के जगदम्बा मंदिर में दर्शन और पूजन किए। उन्होंने संत रामाराव महाराज की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा द्वारा आज रांची में पंच प्रण जारी किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 3 चरणों में जारी होगा। हमारे ये चुनाव में हम लोग मैनिफेस्टो को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ। पहला जो 5 हम लोग रखेगा ये पंच प्रण है। फिर 25 बिंदु हम आप लोगों का सामने लेके आएगा। झारखंड का 25 साल हुए हैं, हम क्या 25 तो मुद्दा झारखंड का विकास के लिए करना चाहूंगा। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य के लोग मैया सम्मान जैसी लोक लुभावनी योजनाओं के बदले युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं। जो प्रमुख मुद्दा झारखंड में है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कि अच्छा तरीका से लोग नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट का अवकाश बढ़े। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यू और आजसू से लगभग बात हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो सीनियर लीडर्स है बाकी चुनाव में बेस्ट होने का कारण जो एक फॉर्मल मीटिंग चाहिए वो फॉर्मल मीटिंग हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग का लेवल में सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लगभग हो चुका है।
राज्य में कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रहार करते हुए श्री बिस्वा शर्मा ने भरोसा जताया कि भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए ऐसे राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स को लेकर जरूरी कदम उठाएगा। इलेक्शन कमीशन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है झारखंड में, उनका कामकाज का बारे में संज्ञान लेगा और जो भी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी जरूरत होगा चुनाव आयोग जरूर करेगा, ये हमारा विश्वास है। गौरतलब है कि चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए भाजपा ने इस बार राज्यव्यापी अभियान चलाकर लोगों की राय भी ली थी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की अभी राज्य में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल पार्टी संगठन को धारदार बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने 2 अक्टूबर से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी द्वारा कल बोकारो में जन संवाद अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी नेता सुबोध कांत सहाय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रणव झा भी शामिल हुए। जनसंवाद अभियान के क्रम में विधानसभा चुनाव को लेकर विमर्श हुआ और नेताओं ने कई चुनावी मंत्र दिए। 18 साल में रही है न मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में, इसीलिए ये उसी पुरानी ढर्रा पे चल रहे हैं। जनता ने एक तरह से इनको तो तड़ी पार कर दिया है दिल्ली में मोदी जी को, इनको बहुमत नहीं दिया, अब दूसरे का सहारा लेकर के फिर से लौट रहे हैं संसद। तो मैं अपने झारखंड के किसानों के सवाल जो थे उसको हमने माफ किया। भाजपाई और संघियों की जो महारत है वो है भाषण देने में। किस बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? वो मेडल जीतने वाली बेटियां जिसको कि सड़क पर घसीटा गया नई संसद के उद्घाटन के समय, और किस माटी की बात कर रहे हैं? वो जो चीन हड़प के बैठा है। और ये रोजी रोटी की बात करते हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, क्या उपलब्धि है? कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कल रांची स्थित CMPDI का दौरा कर संस्थान के कार्यों की जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मयूरी प्रेक्षागृह में कोयला गैसीकरण पर आयोजित हैकाथॉन के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने CMPDI परिसर में स्थापित 3 सौर वृक्ष और स्क्रैप टू आर्ट थीम के तहत स्क्रैप से तैयार हिरण संरचना का भी उद्घाटन किया। श्री दुबे ने बैडमिंटन कोर्ट और व्यायामशाला का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री का आज घाटशिला दौरा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक उमाशंकर अकेला ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया और प्रखंड के BDO, CO और कल्याण पदाधिकारी पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार को लेकर राज्य का तंत्र चौतरफा घिरता जा रहा है। विपक्ष के बाद अब झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया और प्रखंड के BDO, CO और कल्याण पदाधिकारी पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उनकी है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी धरना दे सकता है। व्यवहार से पूरा प्रखंड राज्य काफी क्षुब्ध है और जो भी हमारा विधायक फंड है, विधायक फंड का हम लोग लिखते हैं और उस विधायक फंड में कमीशन लेने के लिए एक टाल मटोल कर करके हमारी योजनाओं को बाधित करती रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक के कड़े रुख के बाद मान मनोवल का दौरा शुरू हुआ। सूचना पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी विधायक उमाशंकर अकेला को फोन किया और समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक नहीं माने और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। फिर जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता पूनम कुजूर तथा परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी देर रात चंदवारा प्रखंड पहुंचे और विधायक की बात सुनी। काफी मान मनोवल के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर रात 12:30 बजे विधायक मान गए और धरना खत्म किया।
ये तो जांच का विषय है। मैम को के संज्ञान में है और उनको पता है, तो वो जांच के लिए तो वो कहीं भी है, तो जिस लेवल से भी हो। ग्रीवेंस है ब्लॉक अंचलों का। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखर रही है और अब सत्ता के अंदर से इस विषय पर आवाज उठना काफी कुछ कह जाता है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आराधना पटनायक ने रांची के रिम्स प्रशासनिक सभागार में बैठक कर इस दिशा में जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस पर लगातार काम हो रहे हैं। अपर सचिव ने रांची और हजारीबाग में स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि राज्य के सभी बड़े औद्योगिक संस्थानों को निक्षय मित्र बनाकर टीबी उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। केंद्र सरकार भाषाई विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट ने पाली और प्राकृत समेत कुछ अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। ये भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से खासकर शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे। इन भाषाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत की जनभाषा थी। प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के In fact, this is of a historical significance that these languages are being included in the classical languages, because we know all our ancient literature is in these languages. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा है। पाली भाषा संस्कृत से उभरने वाली भाषा है। शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत किया गया तथा उनका संस्कृतीकरण किया गया। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा है, जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है। वहीं प्राकृत मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है, जो 3री और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी। प्राकृत मुख्यतः मध्य भारतीय आर्य भाषा युग को संदर्भित करता है, जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजरअंदाज किया जाता है।
प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जैन साहित्य का हिस्सा प्राकृत में लिखा गया है। पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे आसपास जो आधुनिक विभाग हैं वे तब तक फल फूल नहीं सकते हैं जब तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सीजन न मिले। हमारे प्राकृत साहित्य पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। दरअसल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शारदीय नवरात्र को लेकर झारखंड समेत देश भर में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। मंदिरों, पूजा पंडालों और घरों में आज देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। ब्रह्म मुहूर्त होते ही भक्तजन घर, पंडालों और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा का माथा घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा से सजा है, इसलिए मां को चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें मां ने कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सिंह पर सवार मां गले में सदैव सफेद रंग की माला पहनती हैं। मां का ऐसा सौम्य रूप सभी के मन को बेहद शांति प्रदान करता है। चंद्रघंटा देवी भगवती का नाम पर आज चंद्रमा जिनकी घंटा में विराजमान, ऐसी भगवती माँ चंद्रघंटा कहलाई। भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप है सूर्य कोटि समप्रभ, कोटि सूर्य के आभाओं की समान उनका आभा है। भगवती भक्तों को अभय वरदान देती है। भगवती चंद्रघंटा माँ का पूजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि मिलता है। मां चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मां को लाल रंग की चुन्नी उड़ानी चाहिए। तत्पश्चात मां की आरती करके फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। मां चंद्रघंटा की उपासना जो भक्त पूरे भक्ति भाव से करते हैं, उन्हें असुरी शक्ति कभी नहीं सताती और मां उनका सदैव कल्याण करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो साझा कर शारदीय नवरात्र पर मां चंद्रघंटा से मंगल कामना की है। पिंडज प्रवरा कोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मयं चंद्रघंटेति विश्रुता। शारदीय नवरात्र की लौह नगरी में भी धूम है। जमशेदपुर के गोलमुरी सर्कस मैदान में कल पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। जमशेदपुर के गोलमुरी सर्कस मैदान में इस वर्ष पूजा पंडाल के माध्यम से अंडमान निकोबार के एक टापू में अवस्थित कबीला को बड़े स्तर पर दर्शाया गया है। यहाँ बांस, कपड़ा, थर्माकोल, मिट्टी के हांडी और बांस के बने सूप के माध्यम से ग्रामीण कलाकृति को दिखाया गया है।
मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य अतिथियों ने पंडाल का संयुक्त रूप से उद्घाटन कर मां दुर्गे की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। गोलमुरी दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी के सदस्य राजू प्रजापति ने बताया कि अगले वर्ष कमेटी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। माता रानी की कृपा पूरे जमशेदपुर वासी का बने रहे। मैं माता रानी से प्रणाम करता हूं और उनसे बोलता हूं उनके लिए पूरे जमशेदपुर वासी का सुख समृद्धि बनाए रखे। लौह नगरी में अन्य स्थानों पर भी दुर्गोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के मद्देनजर लौह नगरी जमशेदपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस के बाइक दस्ते के साथ सिटी एसपी ऋषभ गर्ग ने क्षेत्र भ्रमण किया और शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। भी सूचना मिलती है कभी कभार कि असामाजिक तत्व भी इस समय थोड़ा एक्टिव रहते हैं और उनके द्वारा चिंता की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। कभी कभी और भी कुछ छोटी मोटी छेड़खानी की घटनाओं की भी हमको सूचना प्राप्त होती रहती है। उसी के आलोक में एसएसपी सर के दिशा निर्देशन में और हम अपने साथ एक बाइक दस्ता पार्टी को लेकर के हम लोग आज क्षेत्र भ्रमण में निकलेंगे। जो भी हमारे मुख्य जो मार्ग हैं जिसमें कि लोगों की मौजूदगी रहती है और जो हम लोग के मार्केट एरियाज हैं जहाँ पे पंडाल भी लगाए जाते हैं, उन सब जगह से हम लोग गुजरेंगे। इधर पुलिस के दावों के इतर जमशेदपुर में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। परसुडी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने शराब माफिया की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। पाँच साल पहले गए हैं। हाँ। क्या चीज़ है? वो रेप केस में गए थे। रेप केस में? हाँ। अच्छा और आगे? और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आर.के. मल्लिक और मुरारी लाल मीणा ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर मां चंद्रघंटा से सभी के आरोग्य, वैभव एवं ऐश्वर्य की मंगल कामना की। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने जन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल की बात कही। गुमला में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। सांसद सुखदेव भगत ने गुमला में थैलेसीमिया सिकल सेल के मरीजों को निःशुल्क इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से सदर अस्पताल में निःशुल्क थैलेसीमिया सिकल सेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। लातेहार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण कर ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य मानकों का जायजा लिया। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का थोड़ा असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव झारखंड से काफी दूरी पर बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव झारखंड पर आंशिक रूप से ही पड़ेगा। राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। का जो पूरा भाग हो जाता है जो पश्चिम बंगाल से सटता है, वहाँ पे 4 तारीख में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में, और साथ साथ में इससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे भी आपको थोड़े से गर्जन वज्रपात हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए।
5-6 को भी झारखंड में देखने को मिलेगी। और जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पूर्वी भाग है और मध्य भाग है वहाँ पे 5-6 में हल्के से मध्यम दर्जे की, और जो पश्चिमी भाग है वहाँ हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि आकाश में बादल छाए रहने की वजह से राज्य में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। तो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है झारखंड से थोड़ा सा दूर है, बट इसके कारण थोड़ा सा जो मॉइस्चर आ रहा है झारखंड के पास में, तो जिसके कारण से थोड़ा सा जो बादल हैं वो बढ़ेंगे। और 4, 5, 6, 3 दिन गर्जन वज्रपात की चेतावनी है, जिसको लेकर लोगों को सजग रहने की सलाह दी जाती है। पिछले कई दिनों से राज्य में वर्षापात थम सा गया था। कृषि कार्यों में जुटे किसान बारिश की आस लगाए हुए थे। यह बारिश धान की फसल के लिए वरदान जैसी होगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची में आयोजित हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में हर रोज हॉकी का जलवा दिख रहा है। प्रतियोगिता के 5वें दिन कल कुल 5 मैच खेले गए। हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने दमदार प्रदर्शन के जरिए विरोधियों को पराजित कर चैंपियनशिप में आगे की ओर कदम बढ़ाया। आज प्रतियोगिता में केरल और उत्तराखंड के बीच, जबकि मणिपुर और असम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें उम्दा हॉकी देखने को मिली। सिमडेगा में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया। रांची के राहुल और साजन ने जमशेदपुर के संतू तथा कीर्तन की जोड़ी को पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। अंडर 14 में प्रिंस क्रिश, अंडर 17 डबल में आशु गोपाल और जिम्मी तथा ओपन सिंगल में कीर्तन, 40+ डबल के स्पर्धा में तबरेज और मनोज चैंपियन बने। राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सद्दकी और सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने विजेताओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 1300 खिलाड़ी 32 खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासकीय पदाधिकारी सच्चिदानंद शिवेंदु तिग्गा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कल पहले दिन ताइक्वांडो और तीरंदाजी में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिखी। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 5 अक्टूबर साल 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कलिंजर किले में हुआ। दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनके पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। साल 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्गावती का सामना मुगलों की ओर से आसफ खां से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त हुई। उनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे कई सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी करेंगे जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पंच प्रण की घोषणा आज। 3 चरणों में जारी होगा चुनावी घोषणा पत्र। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी ने कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने भ्रष्टाचार पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय में समर्थकों के साथ दिया धरना। और शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। लौह नगरी जमशेदपुर में कई पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुले।